हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्ट में। मैं बेटा सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। आज बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे पहले हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए हैं, उसके क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच होती है, इनकी प्रॉपर्टी, इसीलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ओके बेटा, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द डी ऑर्बिटल ऑफ n-1 पेनल्टीमेट शेल। जो n-1 शेल हुई यानी कि आपकी वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल की जस्ट एक पहले वाली शेल होती है, उसे बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। और डी ब्लॉक के एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में जाता है। कहां जाता है? पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में जाता है, इसीलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे एस में था, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आता था तो उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते थे। पी ब्लॉक में पी सबशेल में जाता था तो उसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहते थे। यहाँ पे क्या है, n-1 के डी ऑर्बिटल में जाएगा, इसीलिए उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अगला क्या होता है? देयर प्रॉपर्टीज लाइज इन बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। लाइज इन बिटवीन मतलब बीच में होती है, लाइज इन बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, हेंस आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट तभी कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन D1 से लेकर D9 तक हो। जैसे देखिए, जो आपका जिंक, कैडमियम, मरकरी है, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की जो डिफिनेशन ये है कि या तो मेटल में या उसके आयन में जो आपका हो इलेक्ट्रॉन D1 से लेकर D9 तक हो। जिंक, कैडमियम, मरकरी में जो है D10 होता है, और इनका जो डाई पॉजिटिव कैटायन है वहां भी D10 होता है। तो इनको क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं उनको? नॉन टिपिकल। किसको? जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बट ट्रीटेड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इनका मेटल और मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन D10 होते हैं, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं देते। इनको क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जो आपका वैलेंस शेल होती है वो क्या होती है? वो होती है n-1 d के 1 से 10 तक, और n-s मतलब ns 1 से 2 तक। यहाँ पे n क्या है? n आपकी वैलेंस शेल है। n क्या आपकी वैलेंस शेल है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट थोड़ा रटने वाली चीजें हैं, इसलिए आपको हर चीज सुननी है और उसको दिमाग में अच्छे से फिट करना है। क्वेश्चन से आते हैं, क्वेश्चन से आते तो कम है लेकिन क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन की मारामारी है, तो आपको पढ़ना सब कुछ है। डी ब्लॉक एलिमेंट हम 2 पार्ट में खत्म करेंगे, बहुत छोटे छोटे पार्ट रखेंगे। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम चुन के ले आए हैं, और उतनी चीज आपको पढ़ाएंगे जितनी पूछी जाती है या पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप उसको पढ़िए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं और आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में लिखे हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन भी आता है, तो पर भी क्वेश्चन आता है डी ब्लॉक में, तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कुछ हमने लिख रखे हैं। देखिए कौन सा? क्रोमियम का आपको पता है क्रोमियम क्या होता है? आर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तक याद दे रखा। आर्गन 3d5 4s1, 3d5 4s1 होता है क्रोमियम का, 3d5 4s1। कॉपर का बेटा क्या होता है? 3d10 4s1। आर्गन 3d10 4s1। नायोबियम का Nd का होता है क्रिप्टन 3d5 5s1, 3d5 5। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 3d5 5s1। अगला देखिए बेटा, रुथेनियम का क्रिप्टन 4d7 5s1, 4d7 5s1। किसका है बेटा? रुथेनियम का है। रोडियम का क्या है बेटा? रोडियम का है Kr 4d8 5s1। और पीडी का कितना है बेटा? 4d10 5s0। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिए बेटा, 4d10 5s0। Ag का यानी सिल्वर का 4d10 5s1। पीडी प्लेटिनम का Xe 5d9 6s1, 5d9 6s1। और Au मतलब गोल्ड का, ओरेनियम का Xe 5d10 6s1। तो इतने कॉन्फ़िगरेशन आपको जो एक्सेप्शनल है 1 2 3 4 5 6 7 और वो 8 9 कॉन्फ़िगरेशन आपको बेटा जो एक्सेप्शनल है डी ब्लॉक में, वो आपको ध्यान रखने हैं। कुछ बार कभी पूछा जाए तो आपको ध्यान रहेगा, तो क्वेश्चन आप कर लेंगे आसानी से, क्योंकि रटने वाली चीज है। और आगे बात करते हैं हम कुछ ट्रांजिशन जो आपका सीरीज है वो आपको थोड़ा बता रहे हैं, ताकि मेमोरी में आपको रहे कि किस ट्रांजिशन सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं। क्योंकि 2016 में ही पूछा गया कि 3D सीरीज में कितने एलिमेंट है टोटल ट्रांजिशन। सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद भी लोग जोड़ नहीं पाए, बहुत से लोग से गलत हुई बात हुई मेरे लोगों से। थोड़ा सिंपल 10 एलिमेंट है उसमें, लेकिन ध्यान होता रहे। हम आपको यहाँ बता रहे हैं कौन कौन किस सीरीज में है, थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। देखिए, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है आपकी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं?
3D सीरीज कहते हैं उसको, क्या कहते हैं 3D सीरीज। यह एटॉमिक नंबर 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक इसमें एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक 10 एलिमेंट हुए ना, 21 से जुड़ेंगे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, टोटल 10 एलिमेंट है किसमें 3D सीरीज में। और ये पीरियड कौन सा है, पीरियड आपका है फोर्थ पीरियड। कौन सा पीरियड होगा ये, फोर्थ पीरियड होगा। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है इसमें, कहां से, स्कैंडियम से जिंक तक। अगला आपका सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, इसको 4D सीरीज भी कहते हैं, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D सीरीज भी कहते हैं। यह फिफ्थ पीरियड है। कौन सा पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है। और इसमें एटॉमिक नंबर 39 से लेकर 48 तक के एलिमेंट है। कहां से कहां तक, एटॉमिक नंबर 39 से एटॉमिक नंबर 48 तक के। और एलिमेंट कौन है, यूट्रियम से लेकर कैडमियम तक। कहां से, यूट्रियम से लेकर कैडमियम तक। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आपकी है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज क्या बेटा, इसको 5D सीरीज भी कहते हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज क्या कहते हैं, 5D सीरीज कहते हैं। इसमें क्या, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें एटॉमिक नंबर 57 किसका है, लैंथेनम का है, लैंथेनम है इसमें। उसके बाद क्या, उसके बाद तो हैप्लॉइड एलिमेंट आते हैं। उसके बाद क्या, हैप्लॉइड एलिमेंट नीचे जाएगा। और फिर 72 से लेकर 80 तक, यानी हॉफनियम से लेकर मरगरी तक, हॉफनियम से लेकर मरगरी तक। और ये कौन सा पीरियड है, सिक्स्थ पीरियड है। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज क्या बेटा आपका, इसको 6D सीरीज भी कहते हैं। इसमें Z = 89 किसका है, एक्टिनियम का है। और उसके बाद आपका एक्टिन के बाद तो बाकी 14 एलिमेंट कम हो जाएंगे। उसके बाद कहां स्टार्ट होगा, 104 से लेकर 1012 तक। कहां से, 104 से लेकर 1012 तक। RF से यानी रदरफोर्डियम से लेकर UUB अनबाइनियम, यानी 112 नंबर जो है उसको क्या बोलते हैं, अनबाइनियम। और ये आपका 7th पीरियड है। मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करें इसकी प्रॉपर्टीज, जो आपको ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन आए। इंटरेस्टिंग है, बहुत बोरिंग नहीं है। आप यदि थोड़ा मन लगाएंगे तो उसमें थोड़ा केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। केमिस्ट्री की टर्म से आपसे याद करने की कोशिश करेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ये रहा स्क्रीनशॉट। तो हम अब स्टार्ट करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी के करके डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस। इसकी क्या है, एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है और क्या उसकी वजह है, इसकी बात हम करते हैं। एटॉमिक रेडियस की बात करने हम जा रहे हैं, समझिए। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, यदि हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो पहले एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा, घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है डी ऑर्बिटल में। और डी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग क्या होती है, डी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग होती है पुअर। जब डी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग पुअर होगी तो साइज क्या होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज घटेगा। कब तक घटता है, जब तक आपका हाफ फिल्ड ना हो जाए। जब हाफ फिल्ड हो गया उसके बाद आपका क्या होता है, फिर साइज का कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। और जो लास्ट एलिमेंट्स है यानी नियर टू लास्ट है, उनका साइज थोड़ा इंक्रीज करता है। वहां क्यों इंक्रीज करता है बेटा, वहां इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि जब डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन जब बढ़ने लगते हैं, जब पेयरिंग होती है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से साइज थोड़ा इंक्रीज करता है। तो उसका ग्राफ देखिए इस तरह बनता है, पहले साइज घटेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा। कौन कौन एलिमेंट है बेटा, आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। Mn का ज्यादा होता है, होना चाहिए उसका कम, लेकिन क्रोमियम से ज्यादा होता है। यह आपका एक्सेप्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है। जब से पूछ ले कि Mn का एटॉमिक रेडियस क्रोमियम से ज्यादा कम होगा तो Mn का रेडियस ज्यादा होता है। फिर आपका आयरन का, कोबाल्ट का, आयरन, कोबाल्ट और निकेल का साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। फिर साइज आपका इंक्रीज करता है स्लाइटली। क्यों स्लाइटली इंक्रीज करता है, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। तो जो डी में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं उनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है, तो रिपल्सन ज्यादा होगा तो साइज थोड़ा बड़ा आता है। यानी पहले घटेगा पीरियड में लेफ्ट जाने पर, फिर उसके बाद हाफ फील्ड के बाद कांस्टेंट रहेगा, भाई D6 होता है यहाँ पर, कांस्टेंट रहेगा, फिर लास्ट में थोड़ा इंक्रीज करेगा, लास्ट में थोड़ा इंक्रीज करता है एटॉमिक रेडियस। और जब हम ग्रुप में जाते हैं तब क्या होता है बेटा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस
on moving down, atomic radii increase on moving down the group, first transition series to second ट्रांजिशन सीरीज। पहले से दूसरे में साइज बढ़ता है किसमें बेटा, यानी 3D से यदि हम 4D में जाएंगे, 3D सीरीज से हम 4D सीरीज में जाएंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाएंगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और उसके बाद देखिए बट क्यों हो रहा है बेटा, बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, क्योंकि साइज इसलिए बढ़ा बेटा क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, लेकिन बट द एटॉमिक रेडियस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, एटॉमिक रेडियस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन series are almost same, लेकिन सेकेंड और थर्ड सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स का रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहता है। क्यों रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बेटा, ड्यू टू lengthenoid contraction, क्या कहना चाह रहा है बेटा कि जब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से यानी 3D से हम 4D में जा रहे हैं, 4D सीरीज में जा रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज किया। क्यों इंक्रीज किया होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़े, ठीक है। लेकिन जब 2D और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में यदि एटॉमिक रेडियस कंपेयर करते हैं तो उनका रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहता है। ऐसा क्यों होता है, तो होता क्या बेटा कि 3D सीरीज जो आपकी 3, 4, 5D सीरीज है, ये वाली आपकी है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, जिसमें क्या हो रहा है, उसमें देखिए बेटा ध्यान से, उसमें आपका जो लेंथेनाइड सीरीज है वो आ जा रही है। और होता क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इनर कोर में आपका F14 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है, इनर कोर में F14 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है, और F इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग या स्क्रीनिंग क्या होती है, बहुत वीक होती है, नेग्लिजिबल होती है, F इलेक्ट्रॉन स्क्रीन नहीं करते। तो इनर F इलेक्ट्रॉन जब स्क्रीन नहीं करता बेटा, तो साइज जो आपका नंबर ऑफ सेल बढ़ने से और एटॉमिक नंबर बढ़ने से जो साइज बढ़ना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज, वह बैलेंस हो जाता है किससे, जेड स्क्रीनिंग नहीं हो पाती, स्क्रीनिंग जब नहीं होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो एक फैक्टर बढ़ा रहा है, दूसरा घटा रहा है, मतलब नंबर ऑफ सेल और आपका एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन स्क्रीनिंग कम होने से क्या हो जाता है, साइज लगभग सेम हो जाता है। तो आपका सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एटॉमिक रेडियस लगभग सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। क्यों, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन खूब आता है कि जर्कोनियम और हॉफनियम का साइज सेम होता है, क्यों होता है, तो उसमें रीजन ये था ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए, फिर अगला पॉइंट इससे करते हैं, कॉपी कर लीजिए, इधर हो गया बेटा कॉपी। तो ये ध्यान रखना है किसमें साइज बढ़ रहा है, किसमें घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, इसकी केमिस्ट्री यदि आपको बेटा ध्यान रहेगी तब आपको चीजें याद करना आसान रहेगा। इसमें क्वेश्चन आते हैं, मैंने कहा ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन पूछे आते हैं, और जितने पूछे आते हैं वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। उसके पीछे केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ रहे हैं साथ साथ में। अगला बेटा देखिए मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक पे जितने एलिमेंट सारे के सारे मेटल हैं, आपको बताया था। एस ब्लॉक में मेटल, डी ब्लॉक में मेटल और एफ ब्लॉक में मेटल्स। सिर्फ पी ब्लॉक ऐसा है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों होते हैं, ये ध्यान रखिए। ये पूछ ले ऐसा कौन सा ब्लॉक है इसमें तीनों होते हैं, तो आपका पी ब्लॉक है जिसमें नॉन मेटल, मेटलॉइड और मेटल्स तीनों होते हैं। बाकी एस, डी और एफ में सिर्फ मेटल्स। आगे बात करते हैं, इसमें क्या है ध्यान रखिए, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, यानी डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी,
जितनी ज़्यादा होगी मेटेलिक ग्रेटर उतना ही ज़्यादा होगी, मेटेलिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो ये कह रहा है ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर इज द मेटेलिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर इज द मेटेलिक बॉन्ड। एग्जाम्पल देखिए, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। क्रोमियम आपको पता है बेटा D5 फ्लोरेसेंट होता है, 6 अनपेयर्ड उसके पास है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी में भी है 5 अनपेयर्ड और एस में भी 1 अनपेयर्ड है। इसीलिए आपका ये जो सीरीज है क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन एक ही सीरीज में है ना, एक ही ग्रुप के मेंबर है। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन क्या होते हैं बेटा, हार्ड एलिमेंट होते हैं, हार्ड मेटल होते हैं, हार्ड मेटल। और अगला पॉइंट ध्यान रखना है, absence of unpaired electron, weak metallic bonding and metals will be soft, जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझना आसान है। क्या कहना है इसका बेटा, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। जैसे देखिए क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन जो है उसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा 6 हो सकता है डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो चूंकि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें है बेटा, तो क्या मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसीलिए क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन हार्डेस्ट एलिमेंट है अपने ग्रुप में। टंगस्टन सबसे हार्ड एलिमेंट डी ब्लॉक। और यदि इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जैसे किसमें, जिंक, कैडमियम, मरकरी में क्या होता है, D10 और 4s2 कॉन्फिगरेशन होता है। तो वहां पे क्या है, वहां पे इलेक्ट्रॉन 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 0 है तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, इसीलिए इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। मेटेलिक बॉन्ड 0 होगा मतलब मेटेलिक बॉन्ड कमजोर होगा, बहुत वीक होगा, इसीलिए ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सॉफ्ट मेटल होते हैं। और आपको पता है इवन मरकरी जो होता है वह रूम टेम्परेचर क्या होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड स्टेट में नहीं रहता है। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वही कॉन्सेप्ट है बेटा, जितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उसे बल्ब और बाकी जो फिलामेंट्स में यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेटल हैव, जनरली क्या होता है बेटा, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। और उसमें बड़ा ध्यान रखने को पॉइंट, MP यानी मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट राइजेस टू मैक्सिमम, पहले बढ़ता है कहां तक, अधिकतम तक जाता है, मैक्सिमम तक। क्यों ऐसा होता है, एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन increases and then fall as the atomic number increases। क्या कहना है इसका, इस पॉइंट का, कि मेटल्स का जनरली मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है उसमें। और यदि मेटल्स की बात करें तो पहले मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बेटा, स्कैंडियम से लीजिए, स्कैंडियम से टाइटेनियम, फिर वैंडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज बढ़ रहे हैं। तो बेटा क्या होता है, पहले क्या हो रहा है, डी में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कब तक बढ़ती है, जब तक उसमें मैक्स बाई हाफ फिल्ड हो जाए। जैसे हाफ फिल्ड हो गया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी ना भाई। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन का जो ग्रुप है उसी में तो 6 अनपेयर्ड है, उसके बाद बाकी में क्या होते हैं, बाकी में तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते आते हैं। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते आएंगे तो पहले तो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट राइज करेगा,
और उसके बाद क्या होगा, जब पेयरिंग होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटेगा ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे। जैसे आपको क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट होगी डी में, भाई पहले D1 होगा, फिर D2, D3, D4, D5 तक हो गया, D5 तक 5 अनपेयर्ड हो गए। जब D6 होगा तो अनपेयर्ड तो 4 ही बचे, D7 होगा अनपेयर्ड 3 बचे, D8 होगा अनपेयर्ड 2 बचे, D9 होगा अनपेयर्ड 1 बचा, D10 होगा 0 अनपेयर्ड। तो पहले जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। उसके बाद जैसे सॉरी उसके बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटते हैं मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको यदि दे रखा है ऑप्शन में कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आपको उसका कॉन्फिगरेशन यदि याद है तो आप देखिए किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बात करें। एक्सेप्शन ध्यान रखना है थोड़ा, एक्सेप्शन इसमें आपको ध्यान रखिए। एक्सेप्शन भी ध्यान रखना होता है बेटा। मैग्नीज का होना चाहिए ज्यादा, लेकिन मैग्नीज से कम होता है। मैग्नीज और टेक्नीशियम Tc हैव abnormally low melting point, abnormally low melting point। पर इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन होता कम है। तो ये एक्सेप्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है। MnTc का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जबकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और टंगस्टन आपका जो है, टंगस्टन मतलब W, टंगस्टन W has the highest melting point, among the D block elements। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। आपको पता है टंगस्टन में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये एक्सेप्शन में ध्यान रखना है। MnTc में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यह एक्सेप्शन है। ओके, इसका बहुत डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस ध्यान रखना है। MnTc दिया है तो ये ध्यान रखना, भले अनपेयर्ड इनके पास ज्यादा है लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ओके, कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़े। ये बेटा हो गया। अगला पॉइंट देखिए बेटा, एक नोट लिखिए, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। मैं बताया आपको, उसमें नोट लिखवा दें। टंगस्टन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वही हम आपसे कह रहे थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन and highest melting point in their respective सीरीज। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अपने सीरीज में क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट, 3D सीरीज में क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट ये Cr का, नॉट CO, Cr क्रोमियम। अपने सीरीज में यानी 3D सीरीज में क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, 4D सीरीज में मॉलिब्डेनम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, और 5D सीरीज में टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। और टंगस्टन का हमने लिखा है, टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द डी ब्लॉक एलिमेंट। टंगस्टन का पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए इसको इसका फिलामेंट्स बनाने में यूज करते हैं। अगला बेटा आपको पॉइंट ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज आपको डिस्कस कर रहे हैं, वो है आपका ऑस्मियम। ये पॉइंट भी रखिए, ऑस्मियम। हो सकता है आपको सिर्फ सिंबल दे, हमने इसलिए सिंबल लिख दिया ऑस्मियम। OS होता है इसका सिंबल, हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। जब तो पूछे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, किसकी थोड़ा डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है ऑस्मियम की। किसकी होती है? ऑस्मियम की। और सबसे कम ही पूछ सकता है स्कैंडियम। स्कैंडियम की बात करें, इसका सिंबल होता है Sc, हैज द लोएस्ट डेंसिटी। तो आपको मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है वो भी ध्यान रखना है, हाईएस्ट डेंसिटी।
और लोएस्ट डेंसिटी इसकी होगी स्कैंडियम की लोएस्ट और ऑस्मियम की हाईएस्ट। अगला पॉइंट समझिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हायर देन एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी इसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होती है, एंड लोअर देन पी ब्लॉक, यानी कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेटा वह एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होती है, इसके बीच में है ना, एस ब्लॉक से पहले बढ़ेगी, एस ब्लॉक से ज्यादा होगी, लेकिन क्योंकि पी ब्लॉक से पहले है तो पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होती है, क्या, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगला पॉइंट समझिए, सारे पॉइंट्स के रूप में आपको याद रखने हैं चीजें। अगला पॉइंट क्या है, 3D सीरीज आर गुड reducing agent, 3D series are good reducing agent except, यानी किसको छोड़कर, इसका तो ध्यान रखना है, except copper, except कॉपर को छोड़कर, तो एक्सेप्ट वाले को ध्यान रखना है, ये कॉपर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क नहीं करता, एक्सेप्ट बोल दिया बेटा, तो ये इसका ध्यान रखना है कि कॉपर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं करेगा, बट reducing power is lower than S block, यानी 3D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करते हैं कॉपर को छोड़कर, लेकिन उनका जो रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है, वह एस ब्लॉक एलिमेंट से कम होता है। रिड्यूसिंग एजेंट तो बिहेव तो करते हैं, लेकिन उनकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या होगी, एस ब्लॉक एलिमेंट से कम होती है। तो तीन चीज आपको ध्यान रखनी है, इसे कॉपी कर लीजिए, उधर बड़ा कॉपी कर लिया आपने। ये सब पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा। हमने डी ब्लॉक भी पढ़ लिया, एफ ब्लॉक भी पढ़ लिया, जब सब कुछ तैयार रहता है तो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा से मेंटेन रहता है। कुछ यदि आप छोड़ देते हैं चैप्टर्स तो लगता है वो पढ़ लिया, उससे क्वेश्चन आ जाए, वो वाला छूट गया उससे क्वेश्चन आ जाए, तो सब कुछ पढ़िए, आपके पास पर्याप्त समय है, एक एक नंबर के लिए हमारी है, इसलिए आप एक नंबर के लिए प्रयास करिए। देखिए बेटा अगला पॉइंट नेक्स्ट आपका है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं, इसी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जा रही है। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, बहुत ध्यान समझिए बेटा, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, यानी पहला और आखिरी, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और आखिरी छोड़कर बाकी सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट member in each series show variable oxidation state। क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब इसमें क्या है ध्यान रखना आपको, मोस्ट कॉमन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार पूछ लिया था मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज इज, बहुत ध्यान समझिए बेटा, +2। आपसे पूछिए 3D सीरीज की मोस्ट कॉमन स्टेट क्या है, तो आप +2 पर टिक करेंगे, +2, लेकिन ध्यान क्या रहना है, एक्सेप्ट स्कैंडियम विच शो +3। यदि आपसे स्कैंडियम भी
मोस्ट कॉमन स्टेट पूछेगा तो आप +3 पर टिक करेंगे, लेकिन यदि आपने पूरा ग्रुप पूछेगा, 3D सीरीज का पूछेगा तो आप +2 पर टिक करेंगे। क्वेश्चन जो कह रहा है बेटा उस पर ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की आदत डालिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, वो क्या कहना चाहता है, वो आपसे क्या जानना चाहता है, उसके हिसाब से आंसर दीजिए। अगला बेटा देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, O डॉट एस का मतलब क्या है, O डॉट एस डॉट मतलब हायर, ये हो गया। O मतलब ऑक्सीडेशन, एस मतलब स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर stabilized by atoms of high इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो स्टेबलाइज किससे होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से स्टेबलाइज होगी, जैसे लाइक ऑक्सीजन और फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन या फ्लोरीन से। जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके बेटा, लोअर O डॉट एस डॉट मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक 0 और +1, जैसे 0 या +1 आर stabilized by ligands, stabilized by ligands which can accept electron from the metal through pi bonding such as CO मतलब कार्बोनिल। बड़ा जो मेटल की आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वह स्टेबलाइज होती है ऑक्सीजन और फ्लोरीन से, और जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी जैसे 0 या +1 है, वह स्टेबलाइज होती है उन लिगेंड से जो मेटल से इलेक्ट्रॉन पे पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जैसे CO कार्बोनिल। आपको पता है कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, मेटल आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, किसमें रहता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है बेटा, कॉपी कर लीजिए, इसे कॉपी करिए बेटा। अब ट्रेंड क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट का, उसकी बात हम करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट पे थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट अपना मजबूत करिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। कलर, ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके बाद अलॉयस, ये सब क्वेश्चन आते हैं, उन सब की बातें हम लोग करेंगे। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन क्या कर रहे हैं बेटा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप में नीचे जाने पर, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप stability of higher oxidation state increases। ग्रुप में नीचे आने पर क्या हो रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसके मतलब दूसरे वाले घटेगी, while that of lower oxidation state decreases। यानी ग्रुप में नीचे आते हैं 3D से 4D सीरीज में जाएंगे, 4D से 5D में जाएंगे, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, संभावना बढ़ेगी कि ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स फॉर्म हो जिनमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक, अब हम आगे आते हैं, बात जो इंपॉर्टेंट है इसको हम कहा रहे हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या बेटा, कैटेलिस्टिक प्रॉपर्टी। बड़ा आपको पता है
कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। वो क्यों बिहेव करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वह वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, या कहा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसीलिए डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स ज्यादातर प्रोसेसों में एज अ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। कैटलिस्ट होता क्या है पहले तो समझिए बेटा। कैटलिस्ट वह पदार्थ है जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन वह रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग जब अगले में पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। अभी हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है। बाकी उसकी जो फीचर्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब आगे हम फिजिकल जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड और इवन का मेटल भी वह एज अ कैटलिस्ट बहुत सी रिएक्शन में भाग लेते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो अलग अमाउंट्स की एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट कर सकते हैं। तो इसी बात हम करते हैं ड्यू टू, यही बात ही स्टार्ट होती है बेटा, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन states they easily absorb and re-emit wide range of energies to provide the necessary activation energy क्या कहते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो जिससे क्या होता है बेटा, ये दे इजीली एब्जॉर्ब एंड रीमिट वाइड रेंज ऑफ एनर्जीज टू प्रोवाइड नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी। इसीलिए यह एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। किसमें कौन कौन से कैटलिस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट की आपको हम लिस्ट दे रहे हैं, ये लिस्ट याद रखनी है बेटा, क्योंकि कैटलिस्ट पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में आता है, तो आपको यदि याद रहेगा, तो यदि मान लीजिए 4 को मैच करना है, आपको 3 के बारे में पता है, तो चौथा अपने आप हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा याद रखना है। हम यहाँ लिख रहे हैं प्रोसेस और यहाँ पर कैटलिस्ट। ओके, पहला आपका है मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसका कैटलिस्ट होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। बहुत ध्यान रखिए बेटा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में जो कैटलिस्ट यूज होता है, कौन सा होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। और जो दूसरा आपका है, ये आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस, दो प्रोसेस था आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हाँ बेटा। अगला जो प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं वो है आपका FIS, फिशर टोपेस प्रोसेस। इसके लिए फॉर सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन या कह सकते हैं पेट्रोल। सिंथेसिस करने के पेट्रोल सिंथेसिस के लिए प्रोसेस करते हैं फिशर टोपेस प्रोसेस। इसमें कौन कैटलिस्ट यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं कैटलिस्ट बेटा कोबाल्ट और थोरियम का एलॉय यूज करते हैं। बहुत ध्यान से बेटा कैटलिस्ट याद रखिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए, सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के लिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। फिशर टोपेस प्रोसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन पेट्रोल कोबाल्ट थोरियम एलॉय। और कौन कौन से बेटा इस पर हम बात करते हैं। तो आपको कैटलिस्ट याद रखने हैं, प्रोसेस किस प्रोसेस में यानी किसके निर्माण में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, हो गया ना, वो आपको ध्यान रखना है। वो यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि कैटलिस्ट मैच द फॉलोइंग में कई बार आ चुका है, तो मैच द फॉलोइंग करने के लिए आता है बेटा, तो कैटलिस्ट आपको याद रहेंगे तभी हो पाएगा ये। देखिए अगला
थर्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू फैट, यानी वही बात हो रही बेटा वनस्पति घी के लिए, वनस्पति घी बनाने के लिए, वनस्पति घी बनाने के लिए, डालडा बनाने के लिए कैसे करते हैं बेटा, वहां यूज करते हैं आप जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड निकेल होता है, क्या होता है, निकेल यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, किसके लिए, वेजिटेबल ऑयल्स को फैट या वनस्पति घी बनाने के लिए, जो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होती है उसमें यूज करते हैं कैटलिस्ट किसको, रेनी निकेल को या फाइनली डिवाइडेड निकेल को। तो किस लिए बेटा, क्योंकि फाइनली डिवाइडेड निकेल जब होता है तो उसकी जो वो होती है क्या, उसका जो कैटलिस्ट एक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, उसकी जो स्टैमिना होता है क्या, उसका पावर इंक्रीज हो जाता है। अगला बेटा नेक्स्ट क्या आपका, फोर्थ ओस्टवार्ड प्रोसेस, ओस्टवार्ड प्रोसेस इसके लिए, फॉर प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए ओस्टवार्ड प्रोसेस जो होती है उसमें यूज करते हैं क्या, उसमें आता है प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं, यानी पीटी, प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं किसके लिए बेटा, प्लैटिनम एक पैलेडियम सही लिखा था, प्लैटिनम लिखा था बेटा, वो दिक्कत हुआ, प्लैटिनम यानी पीटी एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं किसके बेटा, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए ओस्टवार्ड प्रोसेस द्वारा। तो प्लैटिनम गेज वहां यूज करते हैं, या तो प्लैटिनम दिया होगा या फिर वहां लिखा होता है PTGAUG, प्लैटिनम गेज वायर होती है, उसे यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ओस्टवार्ड प्रोसेस से। और नेक्स्ट वेल नोन सबसे फेमस प्रोसेस का आपने अक्सर नाम सुना होगा, हैबर प्रोसेस। कौन सा बेटा, हैबर प्रोसेस में Fe होता है एज कैटलिस्ट, Fe एज अ आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, और मोलिब्डेनम जो होता है बेटा एज प्रोमोटर। क्या होता है, Fe कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट प्रमोटर है। कैटलिस्ट क्या करता है, वह रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, और प्रमोटर जो है वह कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी बढ़ाता है। प्रमोटर खुद कैटलिस्ट की तरफ बिहेव नहीं करता, वह कैटलिस्ट की एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। तो प्रमोटर मोलिब्डेनम है और कैटलिस्ट आपका आयरन है, ये ध्यान रखना है। इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है बहुत फेमस, सबसे ज्यादा चीजें ध्यान में जाती हैं, कलर। डी ब्लॉक के जो कंपाउंड एलिमेंट्स के जो कंपाउंड है वो ज्यादातर कलर्ड होते हैं, कुछ कलरलेस भी होते हैं। तो कलर क्यों होता है इसकी बात समझिए बेटा। उनमें जो कलर होता है उसकी दो वजह है, एक आपका है डी ट्रांजिशन, दूसरा है चार्ज ट्रांसफर। आप कैसे याद रखेंगे कि सर कौन कलर होता है कौन नहीं कलर होता है, आपसे क्वेश्चन आता है, तो इसमें थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। यदि उसके डी में इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या कहा कि जो डिजेनरेट ऑर्बिटल आपका है वह 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मतलब टेट्राहेड्रल मतलब। तो जब स्प्लिटिंग हो जाएगी तो आपका क्या होगा, जो लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स होगा, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होगा वह बाहर से जब सनलाइट पड़ेगी उसके ऊपर, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके वो हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, भाई 2 पार्ट में टूट गया, तो उसे कहते हैं डी ट्रांजिशन। क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन के लिए क्या चाहिए बेटा, कि आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, D10 नहीं होना चाहिए, ना ही D0 होना चाहिए। D0 या D10 होगा तो डी ट्रांजिशन कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जिनमें D0 होता है उनमें कलर नहीं होता है, उसमें कलर का रीजन दूसरा होता है, वहां पर चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर होता है। तो आपको ध्यान रखना है, कलर है तो पहली बात तो इसमें डी में इलेक्ट्रॉन D0 और D10 होगा तो वह कलरलेस होगा, क्योंकि उसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। यदि इसके अलावा कोई है D1 से लेकर D9 तक होगा तो कलर्ड होगा ड्यू टू डी ट्रांजिशन। क्वेश्चन ये आता है, आपसे पूछेगा ये कलर है तो किस वजह से। यदि उसने कलर बता दिया, पहले आप खोजिए कि क्या उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, आपका जो आयन है, आपका कॉम्प्लेक्स है, उसके आयन में क्या इलेक्ट्रॉन D1 से लेकर D9 तक है। यदि ऐसा है तो कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन है। लेकिन यदि वो D0 है और फिर भी क्वेश्चन कर रहा है कि कलर्ड है, तो किसके द्वारा हुआ, फिर कलर हुआ ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर।
और यहाँ पर डी ब्लॉक में ज़्यादातर ट्रांसफर किसके होता है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल L/M। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, हम लोग वही बात करने जा रहे हैं, लेकिन आपको जो मैं बोला है बेटा उसको ध्यान रखना है, इस चीज़ को कई बार रिपीट कर सुनिए और ध्यान रखिए। कलर क्या आपका, मोस्ट ऑफ द transition metal compounds are colored both in the solid state and in aqueous solution। क्यों? because of presence of incompletely filled d orbital। तो कलर ऑफ कंपाउंड अकर्स बाई, क्यों कलर होता है बेटा, क्योंकि उनके पास इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स होता है, इसकी वजह से कलर होता है। तो कलर का रीजन क्या है, कलर अकर्स बाई डी, एक तरह के डी से दूसरे तरह के डी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके, ट्रांजिशन। क्या होगा, एक तरह का डी T2G से Ag में जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी वो विजिबल रीजन की होती है उसका लैम्डा, और जब इमिट करेगा तो वो विजिबल रीजन में होगा, तभी आपको कलर दिखाई दे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है बेटा। तो यह कलर देगा किसी वजह से, डी ट्रांजिशन की वजह से देगा। इसमें और थोड़ा चीजें हम लोग सीखते हैं, इधर होगा कॉपी, कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी है। ये तो हो गया कलर, यदि डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक के कंपाउंड दे रहे हैं तो उसका वजह क्या है, उसका वजह पहला जो वजह है उसमें इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल होगा और उसमें डी ट्रांजिशन होगा, जिसकी वजह से वह कलर दिखेगा, ये बात तो एक हो गई। अब दूसरी बात पे आते हैं, जैसे आपको ध्यान रखना है, स्कैंडियम +4 टाइटेनियम +4 +3 होगा, स्कैंडियम +3 टाइटेनियम +4 और वेनेडियम +5 हैव D0, ऐसा कहें एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, इसमें क्या होता है, डी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल। बेटा इसमें तो डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं, क्योंकि डी में 0 इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो हेंस कलरलेस। तो यहाँ आपको थोड़ा अपना डाटा मजबूत करना है, चीजें ध्यान रखनी है, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम और वेनेडियम की, स्कैंडियम +3 टाइटेनियम +4 वेनेडियम +5, जिनमें D0 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता, इसीलिए कलरलेस होते हैं। अगला आपका क्या पॉइंट, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है आपका Cu+, Ag+, Au+, Zn+2, Cd+2, Hg+2 have D10 electron, hence DD transition not possible। बेटा क्या कह रहा है, Cu+, बेटा क्या होता है, Cu का होता है 3D10 4s1, तो Cu+ का मतलब 4s से इलेक्ट्रॉन निकला, D10 है,
Ag में D10, Ag प्लस में D10 होगा, Au मतलब ऑर्गेनियम है, Ag प्लस में D10, Au प्लस में D10, Zn प्लस 2 में D10, Cd प्लस 2 में D10 और Hg प्लस 2 में D10 कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें जब D10 इलेक्ट्रॉन होगा तो सारा पेयर्ड है, तो बेटा डी ट्रांजिशन कहाँ से होगा, कोई भाई ऑर्बिटल खाली होगा तब तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं, इसीलिए कलरलेस होते हैं। देखिए यहाँ D0 इसलिए कलरलेस है ये लोग, और इन सब में D10 है इसलिए कलरलेस है। तो आपको ध्यान रखना है लिस्ट में, थोड़ा ध्यान से कौन कलरलेस किस वजह से है। ओके, अगला पॉइंट देखिए, नोट करके लिखिए, थोड़ा नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, कलर ऑफ Cr2O7 -2, CrO4 -2, MnO4 CO2 and NiDMG, डाइमेथिलग्लाइसिन कॉम्प्लेक्स होता है, NiDMG कॉम्प्लेक्स are colored due to charge transfer transition, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन कहाँ से, फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, कहाँ से बेटा, अरे मतलब लिगेंड टू मेटल। इनमें बेटा D0 इलेक्ट्रॉन होता है, इनमें D0 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें आप देखेंगे क्रोमियम में, आपका क्रोमियम किसमें है, क्रोमियम +6 में, यहाँ पर तो D0 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन फिर भी ये कलर्ड है, तो यहाँ पे कलर होने का रीजन क्या है, चार्ज ट्रांसफर, कहाँ से, फ्रॉम लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि कलर्ड वो बता रहा है और D0 इलेक्ट्रॉन है तो इकलौता रीजन है चार्ज ट्रांसफर, कहाँ से, लिगेंड से मेटल में। कॉपी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। का कॉपी हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक आपने सुन रखा है, आपको पता है, इसलिए यहाँ पर आपको हम जस्ट रिकॉल कर दे रहे हैं एक बार, कि आपको ध्यान रहे, आपको निकालना आता है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, तो आपको हम बता दे रहे हैं, ओरली बता दे रहे हैं। बट आपको पता है पैरामैग्नेटिक स्पीसीज क्या होता है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज वो होते हैं जिनके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में पहला हम डिस्कस कर रहे हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है बेटा, स्पीसीज मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन, कॉमन डेफिनेशन है, स्पीसीज which have at least one unpaired electron are known as paramagnetic and attracted by magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड द्वारा यह अट्रैक्ट होता है। यानी आपसे पूछा है कौन स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है, दूसरा डायमैग्नेटिक, तो आपको देखना है कि उसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड होना चाहिए। यदि एक अनपेयर्ड है, एक से ज्यादा तो भी, कम से कम एक या एक से ज्यादा है, तो वो क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो पैरामैग्नेटिक पहचानने के लिए आता है कि यह पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंटम भी पूछता है, उसका भी फॉर्मूला दे रहे हैं। तो डायमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक वो क्या होता है, स्पीसीज मतलब होता है, हम बता रहे हैं, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल या which do not have any
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आर known as diamagnetic species and repelled by मैग्नेटिक फील्ड द्वारा क्या होती है, रिपेल्ड होती है। अब आता है बेटा हमारा मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला। तो ये आपको हम फॉर्मूला कई बार लिखवा चुके हैं, फिर से लिखवाया ताकि आपको याद रहे। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं बेटा, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, रूट n इंटू n प्लस 2bm, बोर मैग्नेट्रॉन। bm क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन, इसकी यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की। और यहाँ पर n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, रिजल्ट हो गया आपका। एक आप नोट थोड़ा ध्यान रखिए, इससे पहले हम यह नोट बता चुके हैं, तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, लेकिन फिर आपको बता रहे हैं यहाँ पर, यह इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको मेंशन किया है। मर्क्यूरस ions have one unpaired electron, but it is diamagnetic। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वह डायमैग्नेटिक है, because it exists in dimer form, इसी फॉर्म में डाइमर फॉर्म एग्जिस्ट करता है बेटा, इसीलिए नॉट एज मोनो, इसीलिए यह कभी भी पैरामैग्नेटिक होता है। भाई मर्क्यूरस आयन जो होगा वह आपका होगा He+, उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बावजूद भी होता है डायमैग्नेटिक। ऐसा इसलिए क्योंकि मर्क्यूरस आयन जो होता है वह हमेशा एग्जिस्ट करता है डाइमर के फॉर्म में, Hg2+। तो इसमें क्या होता है, मेटल मेटल बॉन्ड होता है, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था दोनों के पास वो पेयर अप हो जाता है। तो जब पेयर अप हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जीरो हो गया तो डायमैग्नेटिक है। ओके। अब आपको हम अगली चीज जो लिखवाने जा रहे हैं वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एलॉय। ये आपका एलॉय, यानी एलॉय आपको ध्यान रखना है, मिश्र धातु। बेटा देखिए होता क्या है, मेटल्स सॉल्यूशन में होते हैं, एक मेटल से दूसरे मेटल के साथ उसका सॉल्यूशन लेते हैं तो एलॉय कहलाता है। प्रॉपर उसका कंपोजिशन है। क्वेश्चंस क्या आते हैं, एलॉय का नाम लिखा रहेगा, आपसे पूछेगा इसमें कौन कौन से मेटल है, वो ऑप्शन में दिया रहेगा। तो यदि आपको एलॉय के कॉम्बिनेशन याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या एलॉय, पहले तो उसमें जो पहला पॉइंट ध्यान रखिए, एलॉय containing mercury as one of the constituent एलिमेंट, यानी वो हो रहा है जो मरकरी उनका एक कंस्टिट्यूएंट होगा तो क्या होता है, आर कॉल्ड एमल। यदि आपका जो एलॉय है उसमें मरकरी प्रेजेंट है एज ए कंस्टिट्यूएंट तो वह हमेशा वो एलॉय को कॉमन टर्म क्या है तो उसको कॉमनली एमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं, एमलगम। जैसे सोडियम और Hg का मिक्सचर है तो सोडियम एमलगम कहलाता है। क्या कहलाता है, एमलगम, सॉरी।
और इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, नोट ध्यान क्या रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, Fe यानी आयरन और Pt प्लेटिनम डू नॉट फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट फॉर्म एमल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने योग्य बात कि Fe यानी आयरन और प्लेटिनम एमलगम नहीं बनाते। ये क्वेश्चन का पूछा गया है कि कौन सा मेटल है जो एमलगम नहीं बनाता। आपको ध्यान रखना होगा कि आयरन और प्लेटिनम एमलगम नहीं फॉर्म करते। तो आपको हम कुछ लिस्ट दे रहे हैं एलॉय की जो आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लिस्ट आपको आगे मेटलर्जी में भी देंगे, लेकिन अभी हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपको ये लिस्ट ध्यान होनी चाहिए। पूछे जाते हैं, यदि इसमें ये रटने वाली चीज है, याद रहेगा तो हो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो फिर जय माता दी। फिर जय माता दी मतलब चुपका मारेंगे आप, और चुपका लगता भी है नहीं भी लगता है, और आपको पता है चुपके से सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। तो देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं ब्रॉन्ज की। ब्रॉन्ज में क्या होता है, ब्रॉन्ज में होता है बेटा आपका, ये आपका एलॉय है, ये उसका कंपोनेंट है। ब्रॉन्ज में क्या होता है बेटा, Cu आपका 80%, Zn 10%, परसेंट नहीं याद करना है तो हमने बेटा लिख दिया है। Cu आपका 80%, Zn 10% और Sn 10%, ऐसा मतलब 10। कॉपर, जिंक और टिन का एलॉय है कौन, ब्रॉन्ज। कॉपर, ब्रॉन्ज में होता है जस्ता, वो मिलता नहीं है, सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज मिलता है। तो ब्रॉन्ज में क्या होगा, Cu Zn और कांस होता है, नॉट जस्ता, कांस पता होता नहीं, कांस बोलते हैं उसको भाई। सिल्वर गोल्ड मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल मिलता है, ब्रॉन्ज मिलता है। ब्रॉन्ज क्या होता है, कांस पता होता है। तो किससे मिलता है, कॉपर, जिंक और टिन। कॉपर 80%, जिंक 10% और टिन 10%। अगला बेटा क्या है, ब्रास। ब्रास में आपका क्या होता है, Cu 80%, Cu और कॉपर और जिंक का एलॉय है ये ब्रास। गन मेटल, गन मेटल बात से लग रहा है कि जो गन मेटल, जो गन्स वगैरह बनती हैं उनमें जो वो एलॉय मेटल होता है, वह उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है बेटा Cu कॉपर होता है 90% और टिन होता है 10%। फिर देखिए अगला जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर कंफ्यूज करने वाला, लिखा है जर्मन सिल्वर लेकिन इसमें सिल्वर होता नहीं है। जर्मन सिल्वर इसमें होता है कॉपर होगा 60%, जिंक होगा 20% और निकेल होगा 20%। तो कॉपर, जिंक और निकेल का एलॉय है जर्मन सिल्वर। इसका कॉपर, जिंक और निकेल का एलॉय है। दूसरा आपका है आपका बेल मेटल, जो घंटी बनती है बेटा, मंदिरों में लगी होती है घंटी, तो वो किसका होता है, कॉपर इसमें होता है 80% और ऐसा मतलब टिन होता है 20%। कुछ एलॉय की लिस्ट आपको हमने दी है, ये आपको ध्यान रखने हैं। बाकी मेटलर्जी में बाकी एलॉय जो है बचे हुए उनकी लिस्ट देंगे। एलॉय की लिस्ट दी बेटा क्योंकि आपको याद हो जाए, 1 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा है, आपको याद रहेगा तो हो जाएगा, नहीं याद रहेगा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए आप इसे याद रखिए और इसे पूरा कॉपी कर लीजिए। हमारा पार्ट 1 है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, इसका नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जो बचे हुए कंटेंट है वो हम देंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट्स में मैसेज करें और ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।